नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सहायक भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली उत्तर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले से ही फेसबुक पेज पे अपने डाला हुआ था, आज हम निधि आपके निकट का जो मासिक कार्यक्रम होता है, उसे ऑनलाइन फेसबुक लाइव के माध्यम से करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आपकी सवालों समस्याओं का जवाब देते हैं, और यदि कोई ऐसी समस्या है या जिसका समाधान हम त्वरित कर सकते हैं तो उसका लाइव राइट टाइम पे तुरंत जवाब भी दे सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अभी तक कुछ या तो यहाँ कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि तुरंत उसका जवाब भी हम दे पाएँ। अब जब सवालों पे आते हैं तो एक सवाल अशोक पराशर जी ने पूछा था। वो कहते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई इफ़ टू कंपनीज हैव अलॉटेड 2 यूएन नंबर्स टू अ एम्प्लॉई, द पासबुक बोथ यूएन शो 3 establishments amount separately, can it be merged to 1 यूएन? यस सर, ऐसा किया जा सकता है। ये करने के लिए आपको फॉर्म 13 जो हमारा होता है ट्रांसफ़र करने का, वो क्लेम भरना पड़ेगा, और ये आप अपनी प्रेजेंट कंपनी या पास्ट कंपनी दोनों में से किसी से भी अटेस्ट करवा के भेज सकते हैं, और इससे जो आपका करंट यूएन है, जो एट प्रेजेंट यूएन है, वो रहेगा, और बाकी यूएन की जो सर्विसेज हैं और जो उनका अमाउंट है, वो सारा अमाउंट ट्रांसफ़र होकर करंट वाले यूएन में आ जाएगा। एंड फॉर फ्यूचर वो आप सारे अपने अमाउंट को और सर्विस को अपने करंट यूएन में ही देख पाएंगे और उसके थ्रू ही एसेस कर पाएंगे। उसके बाद उपदेश ठाकुर जी हैं, जिन्होंने पूछा है कि उन्होंने डेथ क्लेम ड्रॉप बॉक्स में डाला है और उसका स्टेटस जानना चाहते हैं। तो ठाकुर सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप उस क्लेम की डिटेल्स प्लीज़ हमें इनबॉक्स कर दें, और हमारे यहाँ जो डेथ क्लेम है वो विदिन 7 डेज़ डेफिनेटली सेटल हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा कोई क्लेम है तो प्लीज़ उसकी डिटेल्स हमें भेज दें, हम उसकी अपडेट के साथ आपके पास ज़रूर आएंगे। एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार आता है, वो ये है कि कंपनी क्लोज़ हो गई है सर, अब क्या करें? अब जब कंपनी क्लोज़ हो गई है तो उस केस में देखिए, आपको अगर कोई जॉइंट डिक्लेरेशन टेस्ट करवाना है उसमें भी समस्या आएगी, और अगर आपको आपका क्लेम टेस्ट करवाना है उसमें भी समस्या आएगी। तो सबसे पहली जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो तो यही करूँगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो जिस टाइम आप काम कर रहे हो उस टाइम ये इंश्योर करें कि आपके यूएन में केवाईसी सीडिंग 100% हो गई है। अगर यूएन में केवाईसी सीडिंग हो गई है और वो सब करेक्ट है, तो उसके बाद चाहे कंपनी क्लोज़ हो या एम्प्लॉयर आपको ना मिले, उन दोनों ही सूरतों में आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसका पैसा ऑलरेडी ऑनलाइन ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन चलिए, ये तो फ्यूचर के लिए बात हुई। लेकिन जिन कंडीशंस में क्लेम ऑलरेडी आपको करना है और कंपनी क्लोज हो चुकी है और उसका कोई भी एम्प्लॉयर आपका ट्रेसेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप अपना जो भी क्लेम फॉर्म है या जॉइंट डिक्लेरेशन है वो खुद भर के, और उसे भरने के बाद जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक मैनेजर से उसे अटेस्ट करवा के जमा करा सकते हैं। इसमें जो मैनेजर अटेस्ट करेगा, वो जो आपके बैंक अकाउंट में सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर को देख के ही अटेस्ट करेगा, तो उससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन क्लेम है, और उस हिसाब से हम प्रोसेस कर सकते हैं। सर, मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम इस पेज पे रीजनल ऑफिस दिल्ली नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो पर्टिकुलर क्लेम को लेके हों, चाहे वो जॉइंट डिक्लेरेशन को लेके हों, चाहे वो केवाईसी सीडिंग को लेके हों, तो उन सब की अगर कोई जनरल क्वेरी है तो आप एज सच डाल दें, और अगर स्पेसिफिक दिल्ली नॉर्थ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपनी डिटेल्स के साथ हमें क्वेरी भेजें। चाहे आप उसे कमेंट्स में डाल सकते हैं, अगर कमेंट्स में नहीं डालना चाहते हैं तो उसे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उन क्वेरीज़ को फैक्ट्स के साथ आपको जवाब दें, ताकि आपको भी संतुष्टि हो कि हाँ, हमने आपकी ग्रीवेंस ठीक से देखी है। दूसरी चीज़ सर, मैं एक और कहना चाहूँगा कि हमारे फेसबुक पे मैं देखता हूँ कि कई बार मैसेजेस में लोग खाली हाय लिख के छोड़ देते हैं, या कमेंट में हाय लिख के छोड़ देते हैं, या मतलब कई बार ऐसी क्वेरी करते हैं जिसका कोई आंसर नहीं दिया जा सकता। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि उस क्वेरी में फैक्ट्स के साथ अपना जो भी इनपुट आप देना चाहते हैं वो दें, ताकि हम
फैक्ट्स के साथ उसका जवाब दे पाएँ। अब कंपनी मेंबर डिटेल करेक्शन और डेट ऑफ एग्ज़िट को लेकर कई बार सवाल आते हैं। तो मेंबर डिटेल्स को लेकर तो कल ही हमने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। उसको देखेंगे आप तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेंबर डिटेल्स करेक्शन किस तरीके से होता है। और डेट ऑफ एग्ज़िट की बात जहाँ तक रही, तो उसमें मैं आपसे फिर से वही कहना चाहूँगा कि डेट ऑफ एग्ज़िट करेक्शन भी जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से हो सकता है। आप चाहें तो उसे ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो उसे आप फिज़िकल फॉर्म देकर भी कर सकते हैं। और अभी तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई सवाल नहीं आया है। जैसे ही सवाल आएगा हम उस सवाल को लेंगे, और जब तक सवाल नहीं आता है तब तक हम इन जनरल आपसे कुछ और जो जनरल क्वेरीज़ लोगों की आती हैं उन जनरल क्वेरीज़ का हम जवाब दे पाएंगे। कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि उनका जो क्लेम है वो क्लेम रिजेक्ट हो गया है इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो बैंक का चेक लगाया था वो या तो विजिबल नहीं था या गलत था या उसमें उनका नाम प्रिंटेड नहीं था। तो देखिए, एज़ पर गाइडलाइंस जो आपको चेक लगाना है वो एक ओरिजिनल कैंसल्ड चेक लगाना है, और उसमें जो आपका नाम है वो नाम प्रिंटेड होना ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली और भी है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने चेकबुक पहले ले रखी थी, लेकिन उसके बाद या तो बैंक का मर्जर, अभी जो आपने सुना है कई छोटी बैंक्स का बड़ी बैंक में मर्जर हुआ है, वो हो गया है, या बैंक की ब्रांच का आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है। तो इन दोनों ही सूरतों में जब हम उस बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो वो पैसा रिटर्न होके आ जाता है और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि जो भी आप चेक लगा रहे हैं वो चेक लेटेस्ट हो और उसके अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही हो। और एक एक चीज़ और है इसमें, वो ये है कि जैसे आपका यूएन नंबर जब भी आप किसी नई कंपनी में जाएं तो वो एक ही रहना चाहिए। आपके पीएफ अकाउंट नंबर कई हो सकते हैं, लेकिन जो यूएन अकाउंट है, जो यूएन नंबर है वो नंबर सेम ही रहना चाहिए। तो ये कुछ और हम सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि अगर आपका कोई और सवाल है तो प्लीज़ उस सवाल को कमेंट में या कहीं ज़रूर भेजें जिससे कि हम उसका जवाब दे पाएँ। अभी एक सरकार ने स्कीम चला रखी है जिसके बारे में आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो उस योजना के अंतर्गत सरकार 6 महीने तक आपका 12% जो एम्प्लॉई शेयर होता है और 12% जो एम्प्लॉयर शेयर होता है, जिन कंडीशंस का फॉलोअप होते ही वो बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इसमें होता क्या है, इससे आपका जो टेक होम सैलरी है वो बढ़ जाता है और एम्प्लॉयर का जो आउटगो है, यानी जो एम्प्लॉयर को पैसा देना होता है, वो भी कम हो जाता है। तो इसमें आपकी कंपनी के अंदर 100 से कम ओवरऑल एम्प्लॉई होने चाहिए, और उनमें से 90% जो एम्प्लॉई हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनकी सैलरी 15,000 से कम हो। अगर ऐसा है तो आप भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कई बार ये जनरल क्वेरीज़ आती हैं कि सर हम बार बार क्लेम डालते हैं लेकिन क्लेम हमारा रिजेक्ट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि किस रीज़न से हमारा क्लेम रिजेक्ट हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो उस रीज़न को बिना पढ़े एम्प्लॉयज़ उस क्लेम को बार बार डालते रहते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा कुछ जनरल रीज़न जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहला एक तो रीज़न होता है, वो होता है इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपका केवाईसी लेटेस्ट अपडेटेड हो और उस अपडेटेड केवाईसी में जो आपकी बैंक डिटेल्स हैं वो सही हों। यानी कि अपडेटेड बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर अपडेटेड होना चाहिए और आपका आईएफएससी कोड जो है उस ब्रांच का वो भी अपडेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार क्लेम आपका ऑलरेडी सेटल हो चुका होता है लेकिन आपको शायद पता नहीं होता या आप देखते नहीं हैं और आप बार बार क्लेम करते रहते हैं, जिससे कि वो क्लेम ऑलरेडी सेटल होने के बाद भी क्लेम आता रहता है और वो क्लेम बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए आप कम से कम अपनी जो पासबुक है उस पासबुक को एक बार खोल के ज़रूर देखें कि उसमें कुछ बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है और
बैलेंस होने के बाद आपको ये भी चेक करना चाहिए कि जो आप जो क्लेम फाइल कर रहे हैं क्या आप उन कंडीशंस को मीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी सर्विस 6 महीने से कम की थी, आपने अपना जो पीएफ का पैसा था वो निकाल लिया, लेकिन आपने पेंशन का क्लेम फाइल किया और वो जो क्लेम था वो रिजेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में आप ये क्लेम बार बार पेंशन वाला टेंसी का क्लेम बार बार भेजते रहेंगे तो वो क्लेम बार बार रिजेक्ट ही होता रहेगा, क्योंकि जो अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है तो आपको पेंशन फंड का पैसा नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान दें। और कई बार एडवांस क्लेम्स जो होते हैं उनकी कंडीशंस को भी ना जानते हुए आप क्लेम फाइल करते रहते हैं। तो उसको लेकर हम अभी अपने फेसबुक पे एक और स्लाइड डालेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि एडवांसेस की कौन सी कंडीशन होती है, जिस कंडीशन को मीट करने के टाइम आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे इसी में एडवांसेस में एक कई बार रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्लेम फाइल किया है फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, तो आपने एक बार क्लेम फाइल किया हाउस कंस्ट्रक्शन जो आपको मिल गया, उसके बाद आप आने वाले अगले महीने फिर से एक और हाउस मॉडिफिकेशन या हाउस कंस्ट्रक्शन या किसी और हाउस बिल्डिंग काम के लिए क्लेम भर देते हैं, तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसे जान लें, उन कंडीशंस का ध्यान रखते हुए ही क्लेम फाइल करें। अगर आप उन कंडीशंस का ध्यान रखते हुए ही क्लेम फाइल करेंगे तो ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। इससे हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। अभी तक भी मैं देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा है। तो ये प्रोग्राम हमारा आज स्पेशली हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सवाल आज ही भेजने हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपने सवाल हमें कभी भी भेज सकते हैं और उन सवालों का हम एज़ सून एज़ पॉसिबल यानी कि तुरंत, जो हमारा प्रयास रहता है, तुरंत जवाब देंगे, ताकि आपको जानकारी भी सही मिले और आपकी समस्याओं का जो निवारण है वो भी हो सके। तो इसी के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बस एक शुरुआत है। आप अपने सवाल भेजते रहें और इन सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। इन सवालों को आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आप कमेंट्स में शेयर नहीं करना चाहते तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, उस मैसेज का भी हम तुरंत जवाब देंगे। और अगर कोई और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो आप फेसबुक पे नहीं देना चाहते तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है ro.delhi.north@epfindia.gov.in। इसी के साथ इस प्रोग्राम को मैं शुरू करके आपके कमेंट्स का और आपके सवालों का इंतज़ार करता रहूँगा, और जैसे ही वो आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि उनका जल्दी से जल्दी मैं समाधान कर सकूँ। और स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करते रहें ताकि हम कोरोना की इस महामारी को हरा सकें। नमस्कार।